पिछले एक साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं, एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। मैं श्री सचिन पायलट जी से पहले आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म्ड फोर्सेस CAPF हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 1.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया।
उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि उन लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है, उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड. Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength, and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। लेटर के बारे में आपको अभी दीपेंद्र जी और पवन जी बताएंगे। जैसा कि अभी आपको हमारे साथी सचिन जी ने बताया, अग्निपथ योजना के बारे में हमारी क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। शुरू से हमारी मांग रही है कि इसको वापस लिया जाए और पक्की भर्ती शुरू की जाए। और दूसरा, कोविड के दौरान और उससे पहले कई भर्तियां ऐसी थी जो पूरी हो चुकी थी, पूर्ण फौज की भर्तियां। 1.5 लाख नौजवानों को फौज में भर्ती किया गया था, उनका फिजिकल, सारी वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ पूरा हो चुका था, ज्वाइनिंग शेष बाकी थी। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो वो 1.5 लाख जो पक्की भर्ती में सरकार द्वारा चयनित नौजवान थे, उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह लग गया और आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं स्वयं कई बार उस धरने में गया हूँ। 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने तुरंत इनकी बात को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी तभी से हम इनकी बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं। आज जैसा कि अभी बताया था सचिन जी ने, ये लेटर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लेटर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और उनसे ये आग्रह कि इन 1.5 लाख चयनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चयनित फौजियों को ज्वाइनिंग मिले। और हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी ये लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती।
क्योंकि ये देश की फौज, देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासियों को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया। चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी। ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। ना किसी राजनीतिक दल ने मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वो आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इनने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, ग्रेजुएटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी बच्चे माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह का मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे। उसके बाद एक और इसमें एक पहलू, देश की फौज को, जो सशक्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। इस अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर।
तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस, अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती है जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश का सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भेद किया जा रहा है अग्निवीरों में और जो पक्की भर्ती किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फौज की जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकते। फौज को अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है, तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हमारी मांग है, अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए, और इन 1.5 लाख जो भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान अभियान, कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे, और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में, तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे, और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। तो आपने सुना कि कैसे जवान और किसान दोनों के साथ जो शोषण दोनों का हो रहा है, इन्हीं किसानों के परिवारों के बच्चे हमारी फौज में जवान बनते हैं, और दोनों की जो स्थिति है आपको जंतर मंतर पे भी दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है, दिल्ली की सीमाओं पर दिख रही है। इसी कड़ी में युवा न्याय के लिए जो कदम राहुल जी ने उठाया, खड़गे साहब ने उठाया, वो अभी हमने आपके साथ साझा किया। आपके सवाल। जब ये स्कीम लॉन्च की थी, उस समय हम लोगों ने इसका पूरा विरोध किया था, और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों को अगर कहीं खर्चे में कटौती करनी है या कुछ और सेविंग्स करनी है, तो ये माध्यम होना चाहिए। हमें लगता है कि अग्निवीर, जो जैसा दीपेंद्र जी ने कहा, अग्निपथ जो योजना है, हम नहीं समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है,
और इसको रोल बैक कर कर हम जो पक्की भर्तियां होती थी फौज के अंदर उसको दोबारा चालू करने की बात रखेंगे। और मैं समझता हूँ इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण तरह स्पष्ट तरीके से रखेंगे। सरकार की ओर से कहा जाता है कि एमएसपी देंगे किसानों को तो आर्थिक जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएंगी। अग्निवीर योजना लाई गई है, अग्निपथ योजना, उसमें भी उनको लगता है कि आर्थिक तौर पर दिक्कतें हैं। तो क्या वो आर्थिक मकड़जाल आप लोग सुलझा लेंगे और ये दोनों चीजें ये आर्थिक मकड़जाल बनाया गया है ना, ये पहले तो था नहीं। और आर्थिक मकड़जाल से निकलने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश की अखंडता सुरक्षा के लिए जो सेना हमारी है और जो बहुत बेहतर काम कर रही थी उसको मॉडर्नाइज करना है, उसकी एवरेज आयु कम करनी है, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इसको इस प्रकार से करना चाहिए था, क्योंकि इससे पूरी रिक्रूटमेंट पार्शियल रिक्रूटमेंट होता, कुछ समय के लिए होता, लेकिन सारी रिक्रूटमेंट बंद करने के बाद, और आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं। अरे कोविड टाइम भर्ती हुई नहीं बिल्कुल, और इस देश में जो इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर नौजवान क्या करें, विकल्प क्या उनके पास? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन, उसको पूरा नहीं किया। अब चर्चा कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 2 तरह की भर्ती आप हो जाएगी, एग्जिस्टिंग होंगे पक्की भर्ती वाले और अग्निवीर होंगे। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी है, 6 महीने की छुट्टी भी है, 4 साल का कार्यकाल है। तो उसमें क्या एक जो फौज की एक भावना होती है, क्या कहीं ना कहीं हम इस पूरी योजना से उससे खिलवाड़ तो नहीं होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरहद पर जो खड़े होते हैं, एक आर्मी की यूनिट होती है, फौज में एक अपनापन होता है, उसमें उसके साथ खिलवाड़ ना हो जाए, ये चिंता हम लोगों को है। इसलिए आर्थिक लिमिटेशंस को देखकर हम काम करें। और आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रही है, हम वी आर नाउ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर द टॉप 25 आर्म एक्सपोर्टर। अगर आप इतना आमदनी कमा रहे हैं रक्षा मंत्रालय से, तो पहली प्राथमिकता हमारी मैन पावर की है। उसको सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर वेपनाइज करने के लिए, बेहतर ट्रेनिंग करने के लिए, औसत आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार एकदम से किया गया और संपूर्ण भर्ती को किया गया, उसके हम लोग विरोध में हैं। मुझे लगता है पूरा रोल बैक करना पड़ेगा सरकार को। एमएसपी पे तो पहली जो गारंटी हम लोगों ने दी है, खरगे साहब, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में, हमने कहा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग वो काम करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया। जब 3 काले कानून कृषि के वापस लिए थे, उस समय सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई, तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं, कृपया उसको पूरा करिए। और फिर जो हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टीयर गैस डाली जा रही है, लोग किसानों के साथ उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है अन्नदाताओं की। तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग, जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, ये हमारा एक संकल्प है, हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो ओआरओपी का वादा किया उसको पूरा नहीं किया, बल्कि वादा खिलाफी किया भविष्य की पीढ़ियों के साथ जो फौज में अपना हिस्सादारी करना चाहती थी। तो हम लोग एमएसपी पे हमारा जो घोषणा है हमारी, वो पहली थी मेरे ख्याल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी है। और वो वाली गारंटी नहीं है ये जुमले वाली गारंटी, ये पक्की गारंटी है। Our aim is not to say, all I'm saying is that there was no demand for having such a scheme. In the long term, this scheme will not benefit anybody except save some money for the government of India. We feel in the Congress party that we should go back to the old recruiting system. If some changes are to be made to weaponize, modernize, reduce average age of the recruits, that's very much possible with the current setup. But to completely eradicate the old system of recruitment, like Dipender ji was saying, जहाँ 5,000 लोग फौज में जाते थे हरियाणा से, अब वहाँ टोटल 250-300 लोग पहुँचेंगे, तो it is closing avenues of employment. One, second, it is creating two systems of individuals in the armed forces, which is not a good idea. I think it is being done in a very ad hoc fashion without much thought given into the future prospects of how the army will function. We believe that the old system was much better. Therefore, we in the Congress party believe that the Agnipath program is not a positive development, and we will certainly go back to the old form of recruitment for the armed forces when people vote us back. बोला ना दीपेंद्र जी ने 100%।
वो तो बोल दिया। बोल तो दिया ही था। देखिए, डिफेंस के ऊपर हमेशा भारत की जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा उसमें इजाफा ही किया है, कोई कमी नहीं करी है। और मुझे लगता है कि देश की पहली प्राथमिकता हमारी डिफेंस का होना चाहिए, क्योंकि बजट का बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है। लेकिन अब देखो, जैसे जो पहले तनख्वाह थी लगभग 60,000 रुपये की थी, अब अग्निवीर जो होगा उसको मिलेंगे 45,000 रुपये, तो वो कटौती की है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कटौती जो हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। डिफेंस का अगर बजट हमें और बढ़ाना भी पड़े तो हर सरकार बढ़ाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगर भविष्य के जो रिक्रूटमेंट्स होंगे अगर सारी इस प्रकार होंगी तो उसमें एक तरह से भेदभाव हो जाता है, और फिर 4 साल के बाद जो नौकरी करके बाहर आएगा नौजवान, उसके लिए जो भविष्य की एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। अभी कहा कि 10% जो CAPF है उसमें रिजर्वेशंस की जाएंगी, वो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसकी कोई स्टैट्यूटरी कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, वो कल रिवर्स कर सकते हैं उसको। और फिर कहा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस में रिक्रूटमेंट देंगी, कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा अनाउंस किया है। और जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशंस थी उसमें से 2.5% वैकेंसी भरी गई हैं। तो इतिहास गवाह है कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिलता। और अब आप हर 4 साल में एक बहुत लंबी लिस्ट बना रहे हैं एक्स सर्विसमैन की। और आर्मी के अंदर भी मुझे लगता है कि जो पहला प्रोसेस रिक्रूटमेंट का चलता था उससे आपत्ति किसी को नहीं थी, एक बहुत अच्छी हमारी वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। तो उससे उसके साथ इतना टिंकरिंग करना और मूलभूत परिवर्तन करके पूरी रिक्रूटमेंट बदल देना उसके खिलाफ है। इसलिए अग्निवीर को रोल बैक करना चाहिए, अग्निपथ योजना को। जब बीजेपी से पूछा जाता है कि आप MSP कब देंगे तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ये बताए कि जब उनकी सरकार इतने साल थी उस वक्त उन्होंने MSP क्यों नहीं दी, और आज वो कह रहे हैं खाली ये जुमला है, वादा कर रहे हैं, झूठा वादा। देखिए जहाँ तक जब 10 वर्ष का यूपीए का कार्यकाल था उसमें कितनी एमएसपी पे वृद्धि हुई और भाजपा में कितनी वृद्धि हुई, इसकी विस्तृत जानकारी बार बार मैंने सदन में भी दी और आपको भी दी है। लगभग एमएसपी गेहूं, धान, तिलहन, अलग अलग तरह की पल्सेस, अगर आप एवरेज औसतन देखें तो यूपीए कार्यकाल में लगभग 100% उसमें वृद्धि हुई एमएसपी में। और अभी की आप देखें इन 10 वर्ष में तो 30 से 40% वृद्धि हुई। किसान की आमदनी दुगने की बात थी, किसान की एमएसपी को बढ़ाने का दर आधे से भी कम करने का कोई इस सरकार का किसानों को कोई बात नहीं कही गई थी। किसानों के साथ धोखा हुआ है, एमएसपी उस रफ्तार से बढ़ाई नहीं गई, ना जो है किसान की आमदनी दुगनी हुई, किसान पे कर्ज दुगना हुआ। 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.8 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसान पे इस सरकार के कार्यकाल में जो आज कर्ज के बोझ के तले किसान दबा है। और ना ही कोई कर्ज माफ़ी हुई, जो जैसे हमारे समय कर्ज माफ़ी हुई थी यूपीए सरकार के समय में, तो ना तो कोई व्यापक कर्ज माफ़ी का कोई योजना सरकार लेके आई, ना उस रूप से एमएसपी को बढ़ाकर किसान को देने का काम किया। तो किसानों की ये जो मांग है एमएसपी को लेके जायज़ मांग है। हम सरकार से कहना चाहते हैं बार बार, किसानों के साथ आप ही ने वायदा किया था किसान आंदोलन में, सरकार बैठे किसान के साथ और बातचीत के माध्यम से तुरंत देश के किसान को एमएसपी पे जो आपके द्वारा की गई एक वायदा था कि उस पर कानून बनेगा, उस वायदे को सरकार बातचीत के माध्यम से पूरा करे और इसका समाधान करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज़ हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरह से आ रहे हैं,
जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1, और मर्डर में देश में नंबर 2, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस राज्य को मोदी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे, उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे रहे हैं। जब नूह में परिस्थिति तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बयान दें, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है किसी प्रदेश सरकार के लिए, तो नागरिक कहां जाए? जब एक प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक, उनको सरेआम यूं गोलियों से भूना जाएगा, तो आम नागरिक जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर या पिछले 2 हफ्ते के अंदर खरखौदा में क्या हुआ, सांपला में क्या हुआ, बहादुरगढ़ में फायरिंग क्यों हुई, तोशाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण क्यों किया गया। मैं एक जगह गया, इनमें से बहुत जगह, लेकिन सरकार से हम जंगल राज का जब सवाल पूछते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज दुख की बात है, आपको याद होगा जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहला टारगेट हरियाणा के से बदमाश और गैंगस्टरों का सफाया करना था। और 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में कोई अपराध की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हरियाणा में हो रही हैं। दोबारा से 2004 से पहले वाला जो हरियाणा में चौटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हरियाणा में उस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनी है। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, इस मामले में तो ये बात आई है सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। वो बार बार जो है सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और कहा गया था कि हमें इस तरह की धमकियां मिल रही है, इस तरह खतरा है और सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी बहादुरगढ़ में 1 हफ्ते पहले दुकानों में घुस के फायरिंग करी अंडर एज शूटर्स ने। मैं गया, एक दुकान में मैं जाके आया था, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। और अंडर एज शूटर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एक तरफ आप पक्की भर्ती बंद आपने कर दी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और अंडर एज शूटर सबसे ज्यादा देश में आज हरियाणा से आ रहे हैं। पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आया था, वहां भी हरियाणा के शूटर दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति आज आ गई हरियाणा में। आज ये सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हुआ 10 साल की इस सरकार के बाद? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगातार केवल अपराध ही नहीं,
हरियाणा में लगातार बहुत से बार कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता हुई। आपने देखा, नूह का उदाहरण अभी ताजा है, इनके सबके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आज हरियाणा के लोगों में रोष है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है, और सरकार से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और जवाब लेके रहेंगे। देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि कौन इसमें शामिल हैं, और ये राजनीतिक साजिश है या क्या है, ये जांच का विषय है। इसीलिए जब तक पूरी जांच सामने नहीं आएगी, इस पे अभी मैं कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो भी बातें आ रही हैं, एक बहुत गंभीर, पूर्णतः हरियाणा के अंदर क्यों गैंगस्टर एक्टिव हो गए। आज एक एक शहर का मैंने नाम लिया, मैं एक एक दुकान का नाम लेना चाहता हूं। मातूराम हलवाई के से गोहाना के अंदर फिरौती क्यों मांगी गई? सांपला के अंदर क्यों गोलियां चलाई गई? बहादुरगढ़ के अंदर पिछले हफ्ते 2 दुकानदारों पे फायरिंग होकर, जब मैं गया इन दुकानों में, सांपला हुड्डा साहब गए तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण करके कैसे फिरौती करी गई। खरखोदा के अंदर गंभीर हत्या का मामले क्यों सामने आए? तो ये मैं पिछले 15 दिन की बता रहा हूं, और पूरे साल की तो आपको मोदी सरकार बता रही है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सामाजिक प्रगति सूचांक जारी किया गया, उसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को 100 में से 33 अंक मिले। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, और गृह मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अपहरण दर देश में सबसे ज्यादा है, डकैती दर देश में सबसे ज्यादा है, बलात्कार दर देश में सबसे ज्यादा है, और हत्या दर देश में दूसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर है। यूपी के मुकाबले हरियाणा में 2.5 गुना अपराध आज भारत सरकार के आंकड़े क्यों दर्शा रहे हैं? जहां पूरा निवेश एक समय गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर होता था, आज वहां नोएडा की तरफ जो फैक्ट्रियां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है मामला बहुत अत्यंत गंभीर है। आज सदन भी है, आज विधानसभा भी है, कांग्रेस के सारे विधायक वहां सरकार से जवाब लेने का काम करेंगे। अभी हमारा पूरा इलाका शोकुल है, मैं यहां से स्वयं जा रहा हूं बहादुरगढ़, और जो है अंतिम संस्कार में हम लोग पहुंचेंगे और सरकार से इसका जवाब लेंगे। देखिए, अभी जो प्रेस वार्ता थी, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान पुत्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर प्रेस वार्ता थी। हमारी जो मांग, जो आज खड़गे साहब ने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर दोहराई है कि इन 1.5 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसको निरस्त करें, उस खिलवाड़ को, और इन्हें तुरंत बहाल करें। नंबर 2, अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लिया जाए। यह स्कीम, यह योजना नौजवानों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, हमारी सुरक्षा के साथ भी बहुत भारी खिलवाड़ कर रही है। आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सारे देश के लोगों को जो बेइंसाफी, जो बेरहमी और जो कत्लो गारत किसान आंदोलन के नौजवानों के साथ, उनके जो वहां तमाम किसान खेत मजदूर इकट्ठे हुए हैं पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, और आपको जो सच है वो सारे देश को बताना चाहता हूं। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट खट्टर साहब की तरफ से और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत झूठे तथ्य पेश किए जा रहे हैं। उनका ये हरियाणा पुलिस का मेरे पास ट्विटर हैंडल है, जो सारे फैक्ट्स को, जो कल एक नौजवान किसान 22-23 साल का शुभकरण सिंह, बठिंडा का रहने वाला, जिसकी गोली से हत्या हुई है, ये उसको हरियाणा का ऑफिशियल पुलिस ट्विटर हैंडल उस बात को डिनाई कर रहा है कि यहां पर कोई किसान नहीं मरा, और उल्टा ये इल्जाम लगा रहा है किसानों के ऊपर कि वो हमारे 2 पुलिस वालों को
उन्होंने घायल किया। जबकि शुरुआत में मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, हो सकता है शायद बहुत क्लियर ना हो, लेकिन ये तस्वीरें हैं शुभकरण सिंह की। आप ये तस्वीर उसकी डेड बॉडी जैसे मरा पड़ा हुआ, और ये राइट वाली तस्वीर जो अगर आप जूम इन करेंगे, ये उसके सर के ऊपर गोली लगी हुई है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बैक हेड, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत होगी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। तो इतनी बड़ी चीज हो गई देश में, पहली बार निहत्थे किसान, पीसफुल प्रोटेस्ट। पिछली बार भी दिल्ली बैठे 1.25 साल कंप्लीटली पीसफुल, इस बार भी वो आए हैं, उनके पास किसी तरह की कोई लाठी, कोई डंडे, कोई बंदूक, कुछ नहीं है। अपने देश की ही पुलिस, अपने देश के ही किसानों, अन्नदाता को, जो जिनके बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे देश की रखवाली करते मरते हैं, उन पर सीधी गोली चला करके उनको, उस शुभकर्मन को मार दिया। और मारने के बाद मान नहीं रहे, और जब ये सब कुछ, उसकी डेड बॉडी है, वहां पर गोली के निशान हैं, वहां सोशल मीडिया के ऊपर सारा धुआं उड़ा हुआ है, लाठियां बरस रही हैं, टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए पंजाब में, हरियाणा सरकार की तरफ से फेंके जा रहे हैं। कंसिस्टेंटली वहां पर रबर बुलेट्स, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं 13 फरवरी ऑनवर्ड। एक तरफ हमारे किसान आंदोलन के लीडर्स को, जो किसान मजदूर मोर्चा के लीडर्स हैं, कल 11 बजे उनको वहां बुलाया बीजेपी के मिनिस्टर्स ने बातचीत के लिए। एक तरफ उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उनकी गैर हाजिरी में वो जो वहां पर एक हजूम है किसानों का, उसके ऊपर टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए फेंके जा रहे हैं, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं, उनको जख्मी किया। ये किस तरह की सरकार है जो अपने ही देश के किसानों के साथ इस पैमाने के ऊपर उतर गई है, इस पैमाने की ब्रूटैलिटी, इस पैमाने की क्रूअल्टी, इस पैमाने के बारबेरिक एक्ट्स। हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों थे हम, कि वो हमारे देश के लोगों की आवाज दबाते हैं, हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। जलियांवाला बाग, एवरीबडी इन इंडिया कंडेम्ड दैट हॉरिफिक इंसिडेंट, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मार दिए उस वक्त के अंग्रेज फौजदार ने। तो अब आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं, तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किसानों के साथ उनका कसूर क्या है? सिर्फ अपने हक की बात कहना चाहते हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे को एक कानून बनाकर दें जिसमें एमएसपी होनी चाहिए। हम कर्जई हो चुके हैं, सारे देश में किसान आत्महत्या, खेत मजदूर मर रहा है गुर्बत की वजह से, और वो देश के अनाज का भंडार भर रहा है। उसने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया, वो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया, जिसके कारण आज इंडिया के 82 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, उनको जो फूड प्रोग्राम चल रहा है, जो सब्सिडाइज्ड राशन मिल रहा है, वो पैदा करते हैं। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत विकसित भारत चल पड़ा है। पहली बात तो यहां छोटी सी टिप्पणी है, अगर 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग अभी आपके सब्सिडाइज्ड राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तो ये कैसा विकसित देश है? महज हाईवेज बना देने, बड़े बड़े मॉल बना देने शहरों में, इट डजंट कॉल फॉर रियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगी जब 60% लोग जो ग्रामीण और क्षेत्र में रहते हैं, जो खेती से, जमीन से जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनके साथ न्याय नहीं करोगे, जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दोगे, उनको फेयर प्राइसेस नहीं दोगे, उनको कर्जे से नहीं निकालोगे, तब तक यहां पर ये विकसित भारत वाली बात जो है वो कंप्लीटली फ्लॉप शो है बीजेपी का। और इसके बारे में कहना चाहता हूं कि शुभकर्मन की जो मौत हुई है, उसमें बड़े दुख की बात है कि हमारा 6th चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उसके पंजाब की टेरिटरी के अंदर हरियाणा ने घुसकर जो हमारा दरिया है घग्गर, उसके ऊपर बैरिकेडिंग की हमारी टेरिटरी में, और वहां से ड्रोन्स के जरिए हमारे किसानों के ऊपर टेयर गैस शेलिंग हो रही है, रबर पैलेट्स, बुलेट्स मारे जा रहे हैं। और कल तो शुभकर्मन की गोली की वजह से हत्या होगी हमारी टेरिटरी में। हरियाणा की पुलिस ने आकर के हमारे हकूक के ऊपर डाका डाला, लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री है
वो एक मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठा हुआ है और अब बोल रहा है कि पोस्टमार्टम होगा तो फिर हम उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विच इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के जब पुलिस को यह मालूम पड़ गया कि एक शुभकर्मन किसान मर चुका है गोली की वजह से, जो एसएचओ था खनौरी पुलिस स्टेशन का, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। इन्वेस्टिगेशन कैन फॉलो लेटर ऑन, पोस्टमार्टम वगैरह होता रहेगा, पहले आप पोस्टमार्टम वेट करेंगे, तब तक जो कातिल हैं लोग वो भाग जाएंगे, सबूत मिटा देंगे। ये हमारे पंजाब की सरकार के मुतालिक मैं कहना यहां हमको पंजाब के किसानों को और हमको नजर आ रहा है कि जैसे ये हरियाणा का और पंजाब पुलिस का, भगवंत मान का और खट्टर साहब का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए। पंजाब में बहुत सारे बैरियर्स हैं जो रोड्स लीड होती हैं पंजाब से टुवर्ड्स शंभू बैरियर और खनौरी बैरियर बॉर्डर्स, उनके ऊपर वहां नाके लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से क्रेन्स खड़ी की गई हैं, पुलिस के पूरे दस्ते लगे हुए हैं कि किसी भी किसान को, ट्रॉली को, जेसीबी को हम वहां नहीं जाने देंगे। ये तो असलियत जो शुभकर्मन का कत्ल हुआ है और जो ब्रूटैलिटी वहां पर शंभू बॉर्डर और उसके ऊपर हो रही, उसके बारे में मैंने कहना चाह। और दुख की बात यह भी है कि ठीक है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप भेजते हैं, क्या पुलिस का यह काम है कि वहां मोर्चे के वहां अंदर घुस के हरियाणा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तोड़ा, बहुत बुरी तरह से उसको उनको मतलब तोड़ फोड़ कर दी कंप्लीटली। जो झंडे लगे थे वहां पर पीसफुल झंडे लगाए उन्होंने, व्हाइट कलर का झंडा विच डेमोन्स्ट्रेट्स पीस, झंडे फाड़ दिए जाकर के, किसान के झंडे को पैर के नीचे रौंदा, उनको बहनों की, माताओं की गालियां निकाली गई कि आप यहां क्या लेने आए हैं, यहां से आप सब भाग जाओ। अब भी हमारे कुछ किसान, हमारे जो नौजवान हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ किसानों को बोरियों में डाल करके हरियाणा पुलिस उठा करके ले गई है और लापता हैं। और एक और शक है उनको कि अभी भी शुभकरण के अलावा एक नौजवान पंजाब का अभी भी मिसिंग है। ही माइट हैव आल्सो बीन किल्ड ड्यूरिंग दिस पुलिस एक्शन। सो दिस इज अबाउट हेट्रेड, इट्स नॉट अबाउट ड्यूटी। और एक और यहां ऐड करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो तो लोग किसानों की बात करते हैं, जो पीसफुल और निहत्ते किसान हैं उनकी बात करते हैं, सोशल मीडिया उनको ब्लॉक किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, उनके हैंडल्स को तुरंत ब्लॉक कर देती है गवर्नमेंट। आपने आप आज जो ट्विटर का ओनर है एलन मस्क, उसकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी है। ही हैज सेड दैट वी डू नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन टू ब्लॉक ट्विटर हैंडल्स इन सच अ लार्ज नंबर्स, और जो हेट कैंपेन्स हैं चलाते, जो किसानों के खिलाफ गालियां लिखते हैं, जो हमारे को कभी देश विरोधी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, उन हेट कैंपेनर्स के ट्विटर हैंडल्स को यहां से, दिल्ली से, हरियाणा की सरकार से उनको शय मिल रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। क्या अपने देश की सरकार आप ही लकीर खींचना चाहती है कि आप हमारे नहीं हैं, ये वाले हमारे हैं? आप ही डिवाइड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। और उन लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ किया, बच्चे तक मरवा लिए, आप मर गए, और सारा कुछ छोड़ छाड़ के इस देश की को डिफेंड किया, बॉर्डर्स के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं। उनके बच्चे आज भी फौज में, जितने भी जो चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर में जो किलिंग्स हो रही हैं, जो मारे जा रहे हैं जवान, वो इन्हीं किसानों के जवान हैं। और वो नारा जो है जय जवान जय किसान, उसको तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने मजल कर दिया, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया है। ये ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने प्रो फार्मर्स के हैं, उनको सबको अनब्लॉक किया जाए। और मैं भगवंत मान से भी हैरान हूं कि हमारे पंजाब में इंटरनेट बंद है। जब इंटरनेट बंद है वहां 4-5 जिलों में, फतेहगढ़ साहब, पटियाला जिला, खन्ना जिला, तो यहां दैट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अफवाहों का बाजार तब होता है जब आप सच्ची इंफॉर्मेशन को दबाते हैं, रोकते हैं। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इतने निहत्ते हो कि आप कत्ल का पर्चा नहीं दर्ज कर सकते हरियाणा पुलिस के खिलाफ, आप 200 किसानों को, इंजर्ड को न्याय नहीं दिला सकते, वो कम से कम उनका जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है पंजाब के 3-4 जिलों में ब्लॉक किया, वो तो आपके हाथ में है। और ये जो हेट कैंपेनर्स हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स आपके हाथ में है टू रिकमेंड टू द
ट्विटर टू ब्लॉक दीज अकाउंट्स, लेकिन इतना भी नहीं कर सक रहे। ये चीजों को लेकर के हमारी मांग है फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट एट बोथ द लेवल्स, प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज तक बिल्कुल चुप बैठे हैं, इतना कुछ हो गया, रोज ट्वीट करते हैं, कल कहीं बहुत आलीशान प्रोग्राम में लंच कर रहे थे, लेकिन उनको यह समा नहीं है कि किसान मर गया देश का, कम से कम एक ट्वीट ही कर दें और यहां इंटरवीन करें कि अब बात मिनिस्टर के सर के ऊपर से निकल गई है, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ द फार्मर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन लोकसभा का, बिकॉज इलेक्शन डेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड एज येट, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज नॉट कम इनटू फोर्स, तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल सेशन लोकसभा का बुला करके थ्रेडबेयर डिस्कशन ऑन द फार्मर्स इशू, ऑन द एमएसपी इशू, ऑन द डेट वेवर इशू, 15 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का छोड़ सकते हैं, तो जो 17 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्जा है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। ये इशू, इन सब चीजों को लेकर के लोकसभा का एक स्पेशल सेशन अकेले फार्मर्स और खेत मजदूरों की बेहतरी के लिए इस आंदोलन को कैसे इसको एमिकेबली खत्म किया जाए, कैसे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। और इसी तरह हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि आपके लोग मर रहे हैं, एक दूसरी राज्य की सरकार आपके अंदर इलाके में इंट्रूड करके आप लोगों को मार रही है। पंजाब की विधानसभा का सेशन स्पेशल भी तुरंत भगवंत मान को बुला करके किसानों को इंसाफ, शुभकर्मन की मौत को कंडेम, उसका एक रेजोल्यूशन आना चाहिए, उसके लिए इंसाफ, उसकी कत्ल के खिलाफ एफआईआर, ये उनको करना चाहिए। और मैं एक आज कोट करना चाहता हूं, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्रिसिल की रिपोर्ट है लेटेस्ट, जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रही है बीजेपी का कि अगर एमएसपी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द ऑल 23 मेजर क्रॉप्स, ये 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। वैसे तो अगर 15 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हैं कॉर्पोरेट का, तो ये तो करोड़ों लोगों का सर्वाइवल है, करोड़ों लोगों की आमदन का, कमाई का जरिया है एग्रीकल्चर। तो 10 लाख करोड़ रुपए को ज्यादा नहीं था, आपने सोचा ही नहीं 3 साल से, आपने कमेटी बनाई बोगस, डिड नथिंग। ऑल्दो मोदी साहब ने 2014 की इलेक्शन से पहले स्पेशल कमेटी बनाई, अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को C2 प्लस 50% प्रॉफिटेबल एमएसपी ऑन ऑल क्रॉप्स हम देंगे, हम इस देश के किसानों और खेत मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। 10 साल के बाद भी एक नए पैसे का कर्जा किसानों और खेत मजदूरों का मुफ्त खत्म नहीं किया गया। ये जो क्रिसिल मैं बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक एनालाइज करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी देनी है आपको, एक साल के फाइनेंशियल ईयर में जो असल खर्चा है गवर्नमेंट के ऊपर बोझ, दैट विल अमाउंट टू ओनली 21,000 करोड़ रुपीज, नॉट 10 लाख करोड़ रुपीज। यस, उसका अगर आप ओवरव्यू देखते हैं तो उसका खर्चा 6 लाख करोड़ रुपया क्रिसिल बोलता है, लेकिन आप अगर जो एमएसपी की प्राइस का डिफरेंस है, मंडी की प्राइस का डिफरेंस है, जो प्रैक्टिकल जो डिस्ट्रेस सेल होती है, उन्होंने बोला कि अगर 8 मेजर क्रॉप्स हैं, जो जिसमें गेहूं है, जिसमें धान है, जिसमें अपनी मेन फसलें हैं, क्रिसिल बोलता है कि अगर आपने एमएसपी सबको देनी है और डिफरेंस देना है कि जो बाजार की कीमत है और जो एमएसपी की, सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया लगता है। तो 21,000 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इट इज, आई कैन ओनली से इट्स लाइक बहुत छोटी सी चीज है। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उसका रास्ता बड़े आराम से उनके पास है। और एक ये भी कहना चाहता हूं मैं कि आज भी हरियाणा के किसानों ने मेरे को अप्रोच किया, वहां किसान मजदूर मोर्चा में तेजवीर सिंह है, किसान हैं, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और भी किसान बैठे हैं बहुत सारे। उन्होंने हमारे को बोला कि उनके घरों में जाकर के सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स उनके घरों के ऊपर नोटिस लगा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर देंगे हम अगर आप आंदोलन में गए। ये इस तरह की नफरत की भावना से एक स्पेशल हेट, ऑर्केस्ट्रेटेड हेट कैंपेन जो फार्मर्स ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसको हम बहुत जोरदार शब्दों में कंडेम करते हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी और मल्लिक अर्जुन खड़गे जी हैव प्रॉमिस्ड कि अगर आप
इस देश की 2024 के चुनाव में कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मौका देंगे, वी विल गिव दिस द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री 100% MSP ऑन ऑल द मेजर क्रॉप्स। और जो कर्जा मुक्ति है उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके, जो छोटा और मार्जिनल जिसको बोलते हैं किसान है और खेत मजदूर है, उनके कर्जे की बात हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखेंगे। इनको तो आपने देख लिया, 10 साल मोदी साहब ने बोला कि हम कर्जा मुक्ति भी करेंगे और MSP भी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। 10 साल कुछ नहीं किया। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी, वो तो नहीं इंप्रूव होगी। ठीक है, उनको दिया आपने, ऑनर कर दिया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस को तो आपने ऑनर नहीं किया। दैट मींस इट इज अ जोक एक्चुअली विद द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च वर्क। तो हम ये प्रॉमिस करना चाहते हैं किसानों से, सारे देश के किसानों को, ये आंदोलन सिर्फ एक वर्ग का नहीं है। ये आंदोलन, ये मत देखना कि ये पगड़ी वाले हैं, ये हरियाणा के जाट हैं, ये राजस्थान के जाट हैं, ये हिमाचल से आए हैं, ये सारे देश के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं जितनी किसान यूनियंस हैं इंडिया में, नॉट ओनली पंजाब, सबको बोलूंगा कि आज उनको आपकी जरूरत है। आज उनको सपोर्ट की, मैन पावर की और मॉरल सपोर्ट की उनको। आप छोटे मोटे जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, चाहे वो कोई भी है, SKM है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई और संस्था है, आप सबको इस चलते हुए आंदोलन की सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे को जो सिखाया गया है कि हम नॉन वायलेंट तरीके से, हमारे किसानों ने जो संघर्ष किया है उसको परस्यू करेंगे। और सबसे मेरा निवेदन है सारे भारत के लोगों के, इंडिया के लोगों से, कि प्लीज कम जॉइन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। एंड जितने भी भारतीय किसान यूनियन इंडिया के सारे फैक्शंस हैं, उनको भी मेरी अपील है कि छोटे मोटे आप जो मतभेद हैं उनको बुला करके अपने भाइयों को, अपने बहनों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो शुभ कर्म के साथ हुआ है वो किसी और हमारे नौजवान के साथ ना हो। आप सबको इस आंदोलन की भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। ये बातें हम आपके जरिए रखना चाहते थे। मेरे साथ संजीव सिंह जी जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के यहाँ पर AICC में, वो भी बैठे हैं, और मैं आपका छोटा बड़ा भाई सुखपाल सिंह खेरा जो चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, हमारे साथ हमारी बात सुनने के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Pardon sir? I've done it so much, उसमें इंग्लिश काफी मैंने बोली है जी। सर, आप पंजाब पे कह रहे हैं कि वो सरकार सहयोग नहीं कर रही। हाँ जी। क्योंकि वो इंडिया अलायंस का भी आपका हिस्सा है, तो क्या आप अपने ऑफिशियल लेटर से ऑल इंडिया किसान क्या केजरीवाल जी को कोई कि आप सरकार को? देखिए, इसमें किसी को कहने की बात नहीं है। लोगों ने मैंडेट भगवंत मान को 92 सीट्स दी हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हम क्यों किसी लीडर को बोलने की उनको दिखाई दे रहा है सब कुछ, कि हरियाणा की पुलिस कैसे अंदर घुस के हमारे लोगों को मार रही है, गोली चला करके टेयर गैस शेलिंग कर रही है, इंजर कर रही है। दैट इज एवरीथिंग हैज कम इनटू पब्लिक डोमेन। इफ मिस्टर केजरीवाल इज ऑन द ट्विटर एवरी मोमेंट, आई एम श्योर ही कैन सी एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग ऑन द बॉर्डर एट शंभू एंड खनौरी. So he must tell Bhagwant Mann to act strongly, to defend the rights of farmers of Punjab, for the people of Punjab, for the youth of Punjab, and also call an immediate special session of the Vidhan Sabha to find a solution to the ongoing farmers' agitation. ठीक है जी, thank you so much. साथियों, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां हमारे महासचिव संगठन और कोषाध्यक्ष भी मौजूद थे, और विषय था, आपको मैं याद दिला दूं, जो कर आतंकवाद हमले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की प्रयास की जा रही है, जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लगी हुई है, उसके बारे में जो कुछ जानकारी हमारे पास थी हमने आपके द्वारा देश के सामने रखा। ये नोटबंदी को आगे ले चलता है। 2016 में नोटबंदी हुआ था
और जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ये खाता बंदी है। ये नोटबंदी नहीं है, ये खाता बंदी है। हमारे सारे खाते को बंद करने की कोशिश की जा रही है, पर हम इससे हम डरते नहीं हैं। हम लड़ रहे हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल में, और अगर ज़रूरत पड़े हम न्यायालय में भी जाएंगे। पर आज जो विषय कल मैंने जिक्र किया था संक्षिप्त में, पर आज जो मैं विषय लेना चाहता हूँ, ये अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है, एक तरफ से उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। आज जो मैं विषय उठा रहा हूँ वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। ये ब्लैकमेल की राजनीति है, और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं का दुरुपयोग हुआ है। कल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी, और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। आज सुबह हमारे महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री को एक खत भी लिखा है। ये रहे खत, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। 3 पेज का खत है, इसमें सारे डिटेल हैं, और ये जानकारी कई डिजिटल न्यूज़ साइट में भी प्रकाशित हुए हैं, और ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही प्राप्त हुए हैं। ये कॉपी, इन खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है इसके बारे में, और मोटे तौर से ये बात ये है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया, और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है, और हम समझते हैं, ये मानना है बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर
धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा लेना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे। तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और ये विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग, दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है, आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा नहीं, ये ईडी बॉन्ड है, सीबीआई बॉन्ड है, इनकम टैक्स बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। और तीसरा सवाल जो हमने कहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र को साफ करना चाहते हैं, हम फाइनेंसिंग को साफ करना चाहते हैं, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसी दावे के साथ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोषणा की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ था, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। तो क्या अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप कुछ छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इन 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है, क्या उसका जवाब आप देंगे कि नहीं? तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से दोहराऊंगा, एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा, जो कंपनी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कब्जा में करती है, और जो प्रमोटर थे, जो मुंबई एयरपोर्ट को लागू कर रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाई, और वो बेचारा
कहा कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट लगाना चाहते हो ये लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की चाबी। धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा पाया। तो एक कंपनी को फायदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है। ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र तांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस लौट आए। पर हम समझते हैं कि जनता जान गई है, इन सब कारनामों से तंग आ गई है। और आज आप देख रहे हैं किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की घोषणा भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की घोषणा हुई है। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को, जय जवान। और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जेल जवान, जेल किसान। जय किसान नहीं, जेल किसान। तो यह हकीकत है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है मोदी सरकार। बहुमत दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भी कहें, 370, 400, कोई नंबर, कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना। ये सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है। ये खत की कॉपी आपको मिल जाएगी जो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आज हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को भेजा है। शुक्रिया। Just circulate all the letters. Yeah. हाँ जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए, ये शब्द मत कहिए कि आई एम एलिजिंग, मैंने एलिज को नहीं किया है, मैंने आरोप नहीं लगाया। ये सब जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये वेबसाइट पर है। ये पार्टी द्वारा जानकारी दी गई है, ये कंपनियों का नाम है किनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, वो भी पब्लिक में है। वो तो ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो वास्तविकता है वो हम देश के सामने रख रहे हैं कि 30 कंपनियां हैं, इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है। और इन्हीं 30 कंपनियों ने पिछले 4 वित्तीय सालों में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है। उस पर सवाल है, तो ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। We have raised 3 questions of the finance minister. One, you put a white paper on the economy. Are you prepared, if you think you're claiming that you are transparent in party funding, will you come up with a white paper on party finances? Number 1. Number 2, the second question that we have asked is that if you have nothing to hide, then will you rebut point by point all the information that has come out on the 30 companies and their links with the BJP over the last 4 years, whether they are being investigated, which is a fact, whether they have funded the BJP, which is also a fact. If it's not a fact, you rebut it. That's the second question. And the third question we are asking, if you have nothing to hide, will you agree to a Supreme Court monitored investigation into the misuse of the ED,
CBI, and income tax. Let me make it absolutely clear. When the law is broken, if there is evidence to show that the law is broken, please investigate. But if you use investigation as a means of blackmail to force the companies, these companies, 30 companies that are being investigated, they have contributed 335 crores to the BJP, which is a documented fact. Will you return this 335 crores till those 30 companies' innocence or guilt is established? While the investigation is going on, you have collected 335 crores. What does it mean? That means you're using investigation as a tool of blackmail. ये हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है, ये ईमानदारी की जांच नहीं है. It is no, we all know that the ED, the CBI and the income tax dances to the tune of the Prime Minister. पिछले 5-6 सालों में जो कानून के संशोधन लाए गए हैं, इनकम टैक्स के कानून में जो संशोधन किया गया है, PMLA कानून में जो संशोधन किया गया है, वो अफसरों को भयंकर अधिकार देता है. इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो मनी बिल के द्वारा ये संशोधन लाए थे. और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है और मेरा एक केस वहां पेंडिंग है. सारे के सारे संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट के संशोधन, सारे के सारे संशोधन मनी बिल के द्वारा लाए गए हैं ताकि राज्यसभा में उसका कोई चर्चा ना हो और उस पर कोई बहस ना हो. तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, भयंकर अधिकार दिए गए हैं अफसरों के हाथ में, भयंकर अधिकार दिए गए हैं. इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे संशोधनों का इसकी समीक्षा हम करेंगे और जो अधिकारी हैं उनको जो हक दिया गया है उसकी हम जरूर दोबारा उस पर हम विचार करेंगे. नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूं. ये 30 कंपनियां की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर जाइए. जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धैर्यशाली से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं थे, पर उन्होंने इन 30 कंपनियों को नाम भी दिए हैं. मेरे पास है वो नाम और ये 30 कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है. और इस 30 कंपनियों के नाम बीजेपी ने जो कागजात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं और कहीं से जो चंदा आता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. तो ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही हासिल की गई जानकारी है. हम कंपनियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. मैं आपको बता दूं कि इन 30 कंपनियों में से सिर्फ 3 या 4 कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे. ज्यादातर इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां हैं. 30 में से 23 कंपनियां हैं जिन्होंने 2018 के पहले बीजेपी को कुछ चंदा नहीं दिया था. मैं आपको और जानकारी दूंगा. ये 23 कंपनियां जो हैं 2018 के पहले बीजेपी के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने करीब 188 करोड़ रुपया 188 करोड़ रुपया चंदा दिया है इन 23 कंपनियों ने, जो 2018 तक कोई नाता नहीं था. जांच शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े गए और 188 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला. ये हफ्ता वसूल है. हाँ जी, एक मिनट. जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं अपने मन से, वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हीं से जांच की मांग भी कर रहे हैं. क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस सीबीसी या लोकपाल या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि जो बहुत सारे दरवाजे हम खटखटाएंगे. इसको यहां तक नहीं है. पहला कदम हमने लिया है. पहला कदम हमने वित्त मंत्री को अवगत कराया है
क्योंकि वित्त मंत्री को पूरी जानकारी नहीं हो सकता है, वो नहीं जानती होंगी। तो वित्त मंत्री को आज सुबह खत गया है, तो अभी और भी दरवाजे खटखटाएंगे, इसको हम यहां नहीं छोड़ेंगे। हमारे खिलाफ खातेबंदी की जो कार्रवाई की जा रही है वो अलग है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, और उसी सरकार का असली चेहरा हफ्ता वसूली है। तो जहां कहीं हमें जाना है, लोकपाल, सीवीसी, हम जरूर जाएंगे, ईडी को भी हम खत लिखेंगे, पर पहला कदम हमने वित्त मंत्री को लिखा है। सर, आप कह रहे हैं इंडिया सरकार आएगी तो आप इन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके पहले चुनाव में पहले लग रहा था इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर गई, ममता साथ नहीं आ रही थी, एनसी अलग हो रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के आने के बाद बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी से भी बात हो रही है, एनसी से बात हो रही है। क्या इंडिया गठबंधन वापस पटरी? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले 40 दिन से कह रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, खास तौर से पश्चिम बंगाल में 6 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम मैं कहता रहा, पर मुझे पता नहीं कि आप सुनते हैं रहे कि नहीं, पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है, अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बातचीत चल रहा है। किससे? सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ तो अंतिम रूप दे दिया गया है। पर अभी सवाल जो उठ रहे हैं खास तौर से पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में उठ रहे हैं। मैं कह सकता हूं आपको औपचारिक तौर से कि इन दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। मैं उनकी भावनाओं पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ओबीसी, आदिवासी और दलित का मसला उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पे हमला किया कि नहीं, आप ये हफ्ता वसूली के बारे में मुझे पूछेगा प्लीज, थोड़ा प्रधानमंत्री की रणनीति मत अपनाइए, डाइवर्ट मत कीजिए। हफ्ता वसूली का विषय है, मैं आपका सवाल जवाब दूंगा, पर जो विषय जो है उस पर आप रहिए। मैंने पहले भी कहा, हमारे राजनीति में 2 दिन बड़े लंबे समय होता है। Trinamool Congress has officially said that even with binoculars, we can't see a third seat. We can't? See a third seat. Who is saying? The Trinamool Congress. Trinamool Congress has said many things. Trinamool Congress has also said we are committed to the India Gadbandhan. The leader, the supreme leader of the Trinamool Congress has said that she is committed to defeating the BJP, that she wants the India Gadbandhan to be strengthened. In politics, people say many things depending on circumstances. They are reacting to certain situations. अभी देखिए अमरोहा में क्या होगा। कल अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं 10 बजे, तो पहला संकेत आपको अमरोहा में मिलेगा। आप देखेंगे अमरोहा में पहला संकेत मिलेगा। यही सवाल आप पूछ रहे हैं ना यार, उन्हीं का सवाल है। तो हफ्ता वसूली के बारे में पूछो यार, हफ्ता वसूली के बारे में, हफ्ता वसूली के बारे में। हफ्ता वसूली पर आइए, हफ्ता वसूली, हाँ, गुड मैन। यस,
Investigations are on. The worst thing in India, process is punishment. In Indian system, process is punishment. सिर पर ये लटका के रहो, तभी तो आप पटरी पर आओगे. आपको छूट दिया जाएगा तो आप भूल जाओगे. जब तक ये तलवार है, ईडी का तलवार, सीबीआई का तलवार, इनकम टैक्स का तलवार आपके सिर पर है, आप पटरी पर रहोगे, चंदा देते रहोगे. जांच बंद हो जाएगी, अब चंदा भी भूल जाओगे, बीजेपी को भी भूल जाओगे. समझ गए रणनीति क्या है? रणनीति ये है, ये तलवार लटका के रहो बस, तब देते रहोगे आप, हफ्ता वसूली होते रहेगी. 2018-19 और 2022-23 के बीच में, इन 4 सालों के बीच में ये जानकारी है. जो जानकारी दी गई है, जो प्रकाशित भी हुआ है, 235 करोड़ का 30 कंपनियों का 2018-19 और 2022-23 के बीच में, 4 सालों के बीच में. नहीं, मैं आप स्पष्ट कह दूं, 30 कंपनियों के संपर्क में हम नहीं हैं. इन 30 कंपनियों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है. हालांकि मैं इन 30 में से 8 या 9 मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनकी जन्मपत्री में भी जानता हूं. तो पर हमारा इन कंपनियों से लेना देना नहीं है. हमें लेना देना है हफ्ता वसूली सरकार से. ये चंदा वसूली जो हुई है, आप एक तरफ कह रहे हैं हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, और उसके साथ साथ आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इन कंपनियों से, उसके खिलाफ हम हैं. और जैसा कि मैंने कहा, एक कंपनी को फायदा और सारे बाकी कंपनियों को पीड़ा. ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी है. हाँ जी. अरे यार, फिर से मैं बताऊं, 30 कंपनियां हैं. कल मैं, एक मिनट सुन ना, मैं चौथी बार 5वीं बार दोहरा रहा हूं. 30 कंपनियां हैं, 335 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ है 2018-19 और 2022-23 के बीच में. इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी को चंदा नहीं दी थी, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने 188 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा किया है. In the light of the Supreme Court's unconstitutional electoral bonds, the numbers will now be, you'll have to do No, sorry. It is not Supreme Court's unconstitutional. It is Supreme Court's decision to declare electoral bonds as unconstitutional. So slight correction. In that context, now the government has to declare through the ECI, through SBI, the details. On the 13th of March, that will come. With KYC and data analysis, we'll be able to speak. Do you want the commission of inquiry into the entire, because even you have been getting money from various political parties. See, there are two issues here. There is an electoral bonds issue and there is this issue which has nothing to do with electoral bonds. हफ्ता वसूली और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कोई नाता नहीं है. ये नॉन इलेक्ट्रल बॉन्ड है. इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसका 100% हम चाहते हैं वो लागू हो और सभी पार्टियों पर लागू हो. हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं. पर ये जो नई जानकारी आई है कि आप एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भी दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि आपको चंदा मिले, उसके खिलाफ भी जांच होना जरूरी है. ये दो अलग बातें हैं. और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए. जो जानकारी उन्होंने कही है प्रकाशित होना चाहिए. हमें कोई छुपाने की, हमारी नीयत साफ है तो हम पीछे नहीं हटेंगे. अगर एसबीआई को कहा गया है कि आप बताओ, जानकारी दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसके नाम पर है, हम नहीं कहेंगे ये नहीं हो,
क्योंकि पहले दिन से हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, और ये लीगल, जैसा कि मनमोहन सिंह जी नोटबंदी के बारे में कहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी कहा जा सकता है ये ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर है।